चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका की नाम है वंशागति का आणविक आधार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे भाई, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके फोन के स्क्रीन पर। लगाते चलो आंसर मस्ती में और याद भी करते चलो। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या करा है, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब आप बताओगे कि ग्रिफिथ साहब ने किस प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो मैं बता दूं, यह सिद्ध किया था ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि जिसको हम लोग रूपांतरण बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप भी ऑप्शन ए लगा रहे हो तो आपका भी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है? अब बताओ आप सभी, निम्नलिखित जोड़ी में जो है कौन है जो आरएनए में मिलता है? फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो आप सभी। तो मैं बता दूं, ये जो मिलता है एडिनिन एवं यूरेसिल मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आपसे भी। चलिए देखिए, तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, डीएनए से एमआरएनए संदेश वाहक, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एमआरएनए कहने का अर्थ है संदेश वाहक, आरएनए उसी का नाम है। तो अब बताओ आप सभी कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ आप सभी फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 3 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? भाई, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार पूछे गए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है। बस याद करते चलना है भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। देखो, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं कौन सा? तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए, पांचवा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? अब आप बताओ जी, एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो ये केंद्रक में निर्माण होता है इसका, यानी कि 5th का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? मेसेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया था। किससे लेबल करा गया था, ये पूछा गया आप सभी से। तो लगाओ 6 का करेक्ट आंसर, क्या लगा रहे हो आप सभी? फटाफट से लगाओ मेरे भाई, याद करोगे मतलब आंसर लगाओगे तभी तो याद हो पाएगा ना। देखो, मेसेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को जो है वो किसके द्वारा लेबल किया गया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? तो भारी नाइट्रोजन से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, लगाएंगे बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आने वाला। समझ लो कि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, अगर यहां पूछे बीडीएनए, यहां से 2 क्वेश्चंस क्रिएट होता है मेरे भाई। अगर पूछे बीडीएनए के लिए पूछे तो 10 बेस पेयर्स होते हैं, ऑप्शन ए लगा देना। लेकिन अगर पूछे जेड में तो 12 बेस पेयर्स होते हैं, उसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पूछा गया बी डीएनए के लिए, इसलिए आप 10 लगा सकते हो। और बी डीएनए के लिए प्रत्येक कोण की घुमाव की जो दूरी होती है वो होती है 30
एंगस्ट्रम, इसको भी आप याद रखिएगा। और डीएनए का अनुव्यास जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रम, उसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में, क्या डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? बताओ आप सभी, 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर 2 नंबर में भी आपसे पूछे कि ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो भाई इतना को लिख देते हो तो 2 नंबर आपका तो मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? क्या जोड़ता है भाई, बताओ आप सभी। डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको जोड़ने का काम कौन करता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो उसे जोड़ता है डीएनए लाइगेज, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल देख लीजिए। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडोन है? निम्नलिखित में हम लोग किसे, कौन है जिसको हम लोग चेन समापन कोडोन भी बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भाई कौन सा? यूए, यूएजी, यूजीए, ये सारा एक ही का नाम है भाई। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। यूजीए होगा, यूएजी होगा, यूएए होगा, ऐसे ही होते हैं, जिसे हम लोग नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं, वही है। ऑप्शन सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्लों के बीच जो बंधन बनता है वो बन जाता है कौन सा? तो मैं बता दूं, ये बनता है पेप्टाइड बंधन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों को सक्रिय करने के लिए सक्रिय करने की आवश्यकता होती है भाई, बताओ आप सभी। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है? आपको पता होना चाहिए। उसमें जो आवश्यकता होती है वो होती है एटीपी की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, एक जीन एक एंजाइम, क्या यह सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? बताओ आप सभी। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? बताओ आप सभी। 13 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो यह दिया था बीडल एवं टैटम ने, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। और हाँ भाई, इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। 5वां और 6ठा चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न रहता है, इसलिए इस दोनों चैप्टर को अच्छे से एकदम ध्यान से देखना है। देखो, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं, बदलते रहने का अर्थ होता है भाई एकदम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ आप सभी। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है कौन सा? तो लगाएंगे करेक्ट आंसर, तो ये होता है ट्रांसपोजोन्स जीन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, लेक ऑपेरन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? बताओ जी, लेक ऑपेरन में जो होते हैं संरचनात्मक जीन होते हैं वो कितने होते हैं? तो आपको भी पता होना चाहिए, इसमें 3 होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट से एक बार चैट करके बताओ कि लेक ऑपेरन जो है वो किसने दिया है? बताओ आप सभी, ये जो है चैट करके बताओ आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें n 2n = 14 है? तो n बराबर निकालना है 7 हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? बताओ आप सभी भाई, ओपेरॉन मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो अभी तो मैंने बताया, और यह दिया था जैकब एवं मोनोड साहब ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं, उसे बोलते हैं कोरिप्रेसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कोरिप्रेसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो नॉन कोडिंग क्रम को बोलते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? बताओ आप सभी। 20 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो नियंत्रक जीन को निरोधक जीन भी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। लेक ऑपेरन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? लेक ऑपेरन में लैक्टोज जो होता है वो क्या, उसका कार्य क्या होता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो उसका जो कार्य होता है वो होता है प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडक्टर होता है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। ये रहा
ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस प्रकार के तंत्रों को दर्शाता है? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो है वो किस प्रकार के तंत्र को दर्शाएगा, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है दमनकारी को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम पूछा गया यहाँ आप सभी से। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोन बोलते हैं, और कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? तो एक्सोन बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं करा है, भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, अभी तक एक बार क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करो भाई, और अच्छे मार्क्स लाना है आप लोगों को। निम्न में कौन सा प्रारंभ कूट है? प्रारंभ कूट के लिए पूछा गया, कौन सा है प्रारंभ कूट? तो हो जाता है AUG एवं GUG। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कर चुका है, ये हमारा छठा चैप्टर है भाई, ये भी खत्म हो चुका है। बहुत ही जल्द हम लोगों का बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे। चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव के बाद जितने भी लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम कवर करा देंगे। अभी सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद जो होता है आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे आपको एग्जाम के लिए। देखो ZDNA में प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी कितनी होती है? तो मैंने बताया भाई 25 का करेक्ट आंसर लगा दो आपसे भी, क्या होगा? तो ये हो जाता है कौन सा? 45 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये पहले भी मैं बता चुका है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, RNA से DNA बनता है। क्या RNA से DNA बनता है? तो उसे क्या बोलते हैं? RNA से DNA बनने की क्रिया को पूछा गया, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग cDNA बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? तो मैं बता दूं, ये जो खंडित होता है वो होता है न्यूक्लियसेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा, DNA सांचे पर, क्या DNA के सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? DNA सांचे पर RNA के निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, यूरासिल किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसीलिए याद रखिएगा। यूरासिल अगर पूछे किससे संबंधित होता है तो वो RNA से संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और कई बार आ चुका है कि ओपेरॉन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो वो रेगुलेशन ऑफ जीन, यानी कि जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस DNA में नहीं होता है? क्या इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस DNA में नहीं होता है? नहीं पूछा गया तो वो थायमिन कहां से होगा? भाई ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा, DNA इनमें किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? DNA जो है वो किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? वो बैक्टीरियोफाज का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, DNA अणु में साइटोसिन कितना? तो 18% है। तो एडेनिन का प्रतिशत पूछा गया भाई, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाता है 32%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए इस चैप्टर से हमने 33 ऑब्जेक्टिव को ही सिलेक्ट किया था, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। अगले चैप्टर का आप इंतजार करना, बस इससे पहले इन सारे प्रश्नों को, यानी कि ये 5 चैप्टर मैंने करा दिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखना। क्लास को अच्छे से देखोगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान इधर उधर मत भटकाना, अच्छे से देख लेना और याद भी कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ एग्जाम तक के लिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।